दोस्तों वेलकम टू किक्स 5 का फंडा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच सिटी इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड बुक कैपिटल टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2022 बाय यूनेस्को। यूनेस्को जो 2022 का वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मना रहा है, इसमें वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है किसको डिक्लेयर कर दिया है? ए गौदलजारा, बी न्यू दिल्ली, सी अलेक्जेंड्रिया और डी है मैड्रिड। आंसर इज ए गौदलजारा, है ना। और यानी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई, किताबें पढ़ो जिंदगी बदलो। बाकी न्यूज में है या नहीं है देख लेते। सो 23 अप्रैल एवरी ईयर is celebrated as a world book and copyright day, है ना। हर साल यूनेस्को मनाती है। देखो कब कब हुआ। न्यू दिल्ली ये वर्ल्ड बुक कैपिटल था 2003 का, अलेक्जेंड्रिया 2002 का और मैड्रिड 2001 का। दोस्तों थोड़ा न्यूज, थोड़ी खबर देखो कहाँ पे, मैप कहाँ पे, देखो आप ऑब्जर्व करो। सी है ना, मेक्सिको का एकदम मेक्सिको सिटी है और मेक्सिको सिटी के यहाँ पे है ना, ये है एरिया, दिस द सिटी। अब ये सिटी जो है डिक्लेयर कर दिया गया है वर्ल्ड बुक कैपिटल। अब ये जो है डेट 23 अप्रैल है ना, 23 अप्रैल मार्क्स द डिपार्चर ऑफ 3 ग्रेट ऑथर्स ऑफ यूनिवर्सल लिटरेचर, मुगुल दे सेवांतेस, विलियम शेक्सपियर, इंका ग्रासियलासो डी ला वेगा। ये 3 ग्रेट पर्सन्स थे, ग्रेट ऑथर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने दुनिया पर छाप डाली है। इनका जो है डे मनाया जाता है। अब देखो भाई कि ये डे मनाने के लिए क्या क्या है, मतलब इट सेलिब्रेटेड एज अ कैप्टिवेटिंग पावर टू स्पार्क इनोवेशन, जनरेट नॉलेज एंड चार्ज माइंड। देखो किताबों का कितना इंपॉर्टेंस है ना। किताबें इंसान की जिंदगी बदल डालती है ना। आप देखो जो कंट्रीज मोस्ट डेवलप है वहां पे पढ़ने का भी जो लेवल है बहुत ज्यादा है। यानी पर डे रीडिंग जो है, पर पेज, जो पेज वाइज है, पर पर्सन पेजेस, तो डेवलप कंट्री में काफी कुछ है। इंडिया में देखा जाए तो 0.01% भी नहीं है ना। 28th सेशन ऑफ यूनेस्को 1995 तब रिजोल्यूशन पास हो गया और वर्ल्ड बुक डे हर साल 23 अप्रैल को मनाया जा रहा है। अब इस साल जो है गौदलजारा जो डिक्लेयर कर दिया गया, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जीबिशंस वगैरह सब लगाए गए हैं। फोकस कहाँ पे है ये प्रोग्राम का? फोकस ऑन द रोल ऑफ बुक्स एंड रीडिंग इन ट्रिगरिंग सोशल चेंज, कॉम्बैटिंग वायलेंस एंड बिल्डिंग कल्चर ऑफ पीस। यानी अभी जो हालात है ना, आपने देखे अभी बहुत ही बदतर हालात है ग्लोबल लेवल पर और सोसाइटल लेवल पर। हम सोशल जो जिसको स्टैग्नेंसी कहते हैं है ना, मॉर्बिडिटी कंडीशन आ गए हैं, मॉर्बिड हो चुके हैं है ना। साथ में वायलेंस जबरदस्त है ना, कम्युनिटी वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के वायलेंस है। और इससे ये जो है इसके वजह से डिस्टर्ब हो गई है पूरा का पूरा वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली इट नीड टू बिल्ड अ कल्चर ऑफ पीस। तो इस साल की थीम ही है कि भाई बुक्स जो है ये सब ला सकती है, बदलाव ला सकती है। सेकंड क्वेश्चन, विच विलेज पंचायत इज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत ऑफ द इंडिया? भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा है? चौथकी विलेज ओडिशा, मैनवांग विलेज मेघालय, पाली विलेज जम्मू एंड कश्मीर, पोथानीखाड विलेज केरला। ए बी सी डी। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सी, पाली विलेज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बाकी भी जो विलेजेस है एग्जैक्टली क्या है विलेजेस उसके बारे में देख लेते हैं इन नटशेल। देखो
चौथकी विलेज जो है अंगुल डिस्ट्रिक्ट में आता है उड़ीसा। फर्स्ट स्मार्ट माइक्रोग्रिड यहां पे इम्प्लांट किया था 30 किलोवाट का, ये सोलर पावर था, पहला है ना। दूसरा मैवलिंगोंग विलेज जो है ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट का है मेघालय का, ये आशिया का क्लीनेस्ट विलेज जो है डिस्कवर इंडिया मैगजीन ने डिक्लेयर कर दिया है। पाली विलेज तो अभी हमने पढ़ लिया है, जिसमें सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन कर दिया है 500 किलोवाट का। पोथानिकाड जो है या पोथानिकाड एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में केरला में, इट्स अ फर्स्ट विलेज वेयर द 100% लिटरेसी हैपन इन इंडिया। अब देखो भाई ये फर्स्ट हर इसमें दिख रहा है, यहाँ पे माइक्रोग्रिड के लिए फर्स्ट, यहाँ पे क्लीनेस के लिए फर्स्ट, या सोलर एनर्जी के लिए फर्स्ट, यहाँ पे लिटरेसी के लिए फर्स्ट। लेकिन इसका रेप्लिकेशन जो है ये बाद में कहीं हुआ दिखता नहीं, ट्रांसमिशन जो है ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हम फर्स्ट तो कर लेते हैं, लास्ट वाला कुछ फर्स्ट होगा क्या कहीं दिख तो नहीं रहा। तो दैट इज अ पिटी सिनेरियो है ना। तो सब क्या है, चमका आंदोलन ही दिखता है। देखो, पालीन जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। Prime Minister Narendra Modi inaugurated 500 kilowatt solar power plant in Pali village and said Pali is a living example to Glasgow pledge to reduce the carbon generation, है ना। तो ये भाई एक एग्जाम्पल, आइडियल एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल आइडियली बनाना रहे, इट कैन बी है ना कन्वर्ट इनटू द प्रैक्टिकल रेप्लिकेटिव एलिमेंट, है ना। दूसरे भी विलेजेस में होना चाहिए, बना लिया हो गया ऐसा ना हो। थर्ड क्वेश्चन, consider the following provisions under Article 164 of the Constitution of India inserted by the Constitution 91st Amendment Act 2003। यानी 91st Amendment Act 2003 के थ्रू जो है वो आर्टिकल 164 में कुछ प्रोविजंस इंसर्टेड कर दी गई है, उसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं। देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट्स। Total strength of a council of ministers in a state shall not be exceed 15%। यानी टोटल स्ट्रेंथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रहेंगी 15% से ज्यादा ना रहे। दूसरा है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 15। 15 से नीचे जो है टोटल मिनिस्टर्स के नंबर नहीं हो सकते, नॉट लेस दैन। ओके, देख लेते हैं। आंसर इज ए, ओनली वन इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, है ना। नॉट लेस दैन, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस दैन 15, ये गलत है। देख लेते, चलो पढ़ लेते तो हमें समझ में आएगा क्या है ना। इट्स रिलेटिव विद द सम सॉर्ट ऑफ द एंटी डिफेक्शंस, और उसके बाद के जो एलिमेंट्स है वो है Against the 91st Amendment, PIL targets cabinet status of the Goa Rane। न्यूज में क्यों है देख ले तो दोस्तों। देखो PIL क्या कहा है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस परमानेंट लाइफ लॉन्ग किसको दिया, प्रताप सिंह राणे साहब को दिया है। ही वॉज अ 6 टाइम CM ऑफ गोवा, है ना, रिकॉर्ड ब्रेक। एंड लेजिस्लेचर फॉर द 50 ईयर, 50 साल से ये लोक नेता बने हैं और लेजिस्लेचर में अपना अस्तित्व इन्होंने टिका के रखा है। तो ऑब्वियसली बहुत ही पूरी लाइफ जो है ना, लार्जर देन लाइफ ऐसा लेजिस्लेटिव इमेज दिख रही है, बराबर है। अब इनको डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये तो भाई पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स का गेम प्लान है। 6 जनवरी को CM प्रमोद सावंत इन्होंने अनाउंस कर दिया इनके लिए कि स्पेशल स्टेटस रहेगा भाई कैबिनेट का, और कैबिनेट मिनिस्टर कहलाएंगे इसके वजह से। क्यों, तो भाई उन्होंने 50 साल गुजार दिए हैं। तो इसके बाद जो जो बंदा 50 साल लेजिस्लेचर में गुजारेगा उन सबको भाई ये स्टेटस अलॉट कर दिया जाएगा। अब आया दिक्कत, प्रॉब्लम, देखो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो गया। प्रोविजन क्या है, प्रोविजंस ये है कि 15% से टोटल स्ट्रेंथ 15% से ज्यादा ना हो। अब गोवा असेंबली में स्ट्रेंथ है 40, है ना, 15% जो होता है तो कैसा हो जाएगा। लेकिन प्रोविजो कैसा है, 164(1)(a में प्रोविजो है कि
15% की तो स्ट्रेंथ हो उसमें ब्लॉक रहे, क्योंकि जंबो कैबिनेट ना बने। क्या ना बने? जंबो कैबिनेट ना बने, लेकिन सस्टेनेबल भी कैबिनेट होनी चाहिए। इसलिए 12 मेंबर्स है, नॉट है ना, नॉट टू बी, बट अकॉर्डिंग टू प्रोविजन इट इज टू बी 12 मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन अभी यदि हम देखेंगे तो इस प्रोविजंस के वजह से, यानी स्पेशल स्टेटस देने की वजह से अभी मेंबर्स कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अभी 15% सीलिंग है, तो यहाँ पे 12 ही होने चाहिए, उसके ऊपर जाने नहीं चाहिए। 13 चले गए तो इट्स अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी वजह से सपोज टू बी अभी इसके बाद 2-4 हो गए तो कैसा हो जाएगा? यानी सिर्फ वो जो है ऑनररी कैबिनेट मिनिस्टर ही सब मिनिस्टर्स रहेंगे और एक्चुअल मिनिस्टर्स गायब हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है ना। इसलिए इट्स ए चैलेंज। Fourth question, which organization planning to develop a farmer distress index FDI to track, identify and support needy and distressed farmers? जो जरूरतमंद है और डिस्ट्रेस में फार्मर्स है उनको हेल्प करने के लिए, उनको फैसिलिटीज पहुंचाने के लिए प्रॉपर वे से फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स जो है डेवलप किया जा रहा है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है? A, National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD. B, Ministry of Rural Development. C, International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropic ICRISAT. And fourth, National Disaster Management Authority NDMA. Answer is A, NABARD. NABARD जो है ये इस पर वर्क कर रहे हैं, बिकॉज NABARD is a dedicated organization for the overall rural development. To plug support package loopholes, NABARD plan farmers distress index. FDI इसलिए बनाया जा रहा है कि भाई जो पैकेज दिए जाते हैं वो बराबर नहीं दिए जाते, सबको समान दिया जाता है। कौन से फार्मर कितने डिस्ट्रेस में है, कौन से एरिया की, ये देखा नहीं जाता और इसी वजह से दिक्कत आ रही है। जो सबसे ज्यादा तकलीफ में है उनको पैकेज कम मिल जाता है और जो तकलीफ नहीं है उनको भी फालतू में पैकेज मिल जाता है। तो एक तरफ से जो है पैकेज में जो खर्चा हो रहा है फालतू का, है ना, उसको बचाया जाए और टारगेटेड वे से फार्मर्स को हेल्प हो जाए, इसलिए ये इंडेक्स बनाया जा रहा है। इट इंडेक्स कैन इंटीग्रेट द अवेलेबल हाई फ्रीक्वेंसी डाटा ऑन की एग्रीकल्चर वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स पर ध्यान देंगे? डेविएशंस इन द मानसून रेन, एक्सेसिव रेनफॉल, ड्रॉप एंड ड्राई स्पेल्स, वेरिएशंस इन टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, यील्ड ऑफ मेजर क्रॉप्स इन अ डिस्ट्रिक्ट। ऐसे मल्टीपल जो हाई फ्रीक्वेंसी डाटा, कौन से हाई फ्रीक्वेंसी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, उसका एक इंटीग्रेटेड जो है इंडेक्स बनाया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डिस्ट्रेस, द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देन कैन डिसाइड, उनको आसान हो जाएगा कि एग्जैक्ट पैकेज कौन सा देना है, कौन सी जरूरत है, कैसी जरूरत है। तो ऑब्वियसली इसमें पैकेज का यूटिलिटेरियन फेनामेना, जो यूटिलिटेरियन उसकी जो यूटिलिटी इफिशिएंसी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, recent data from the Center for Monitoring Indian Economy CMI shows that India's labor force participation rate LFPR has fallen to just 40% from the already low 47% in 2016. 2016 में पहले ही तो 47 था भाई। ग्लोबल लेवल पर तो मैं कंपेयर कर ही नहीं सकते, बहुत बुरे हाल है ग्लोबल लेवल के कंपैरिजन में इंडिया के। तभी 2016 में 47 था, अभी 40 आ गया, इतने बुरे हाल है भाई, है ना। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। LFPR क्या हो, ऐसे रिलेटेड स्टेटमेंट देख लेते हैं। 1, रिप्रेजेंट डिमांड फॉर जॉब्स इन द इकोनॉमी। ये रेट जो है ये जॉब की जरूरत कितनी है ये पता चलता है, डिमांड फॉर जॉब। दूसरा, इंक्लूड्स एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, दोनों को ये रेट में इंक्लूड हो जाते हैं, employed as well as unemployed. And third, proportion of unemployed as a proportion of a total population. It calculate about the unemployed population vis-a-vis the total population. Which of the above statement is or are correct? Answer देख लेते हैं। Answer is B, 1 and 2 only. यानी it represent the demand for job in the economy and it includes both employed and unemployed. However, it is not having any connection with the total population, but it's related with the total workforce. Workforce से related है या total population से कोई लेना देना। देखो भाई टाइटल तो बहुत ही खतरनाक है,
स्टेट ऑफ, ब्रैकेट में डाल दिया है अन और बाद में एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये ब्रैकेट जो है ये डेंजर जोन बता रहा है इंडिया का। इंडिया की पोजीशन देखो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, LFPR सिर्फ कम है ऐसा नहीं, क्योंकि वर्ल्ड में तो 60% है और हमारा फिलहाल 40% है, वर्ल्ड है, बट आल्सो फॉलिंग। ऑब्वियसली पहले 47 था, अभी 40 यानी कंटिन्यूस कम हो रहा है, बहुत ही डेंजर जोन में आ गया। ऑब्वियसली इसका असर किस पर गिरने वाला है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर जबरदस्त असर गिरने वाला है, बिकॉज LFPR इज अ बेस्ड एज ए डिनोमिनेटर है ना ऑफ UER का कैलकुलेशन करने के लिए डिनोमिनेटर है। अब यदि LFPR श्रिंक होता है तो ऑब्वियसली UER पर स्ट्रेस आएगा और अंडर रिपोर्टिंग ऑफ स्ट्रेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इतना ही नहीं तो साथ में हम क्या देखते हैं, इट आल्सो शोज द फॉलिंग डिमांड ऑफ द जॉब, जॉब मांगने की। तो भाई सबको जॉब मिल गए, बम मजे मार रहे, ऐश कर रहे, इसके वजह से जॉब की डिमांड नहीं। क्या दिख रहा है कि जो एज है वर्किंग पॉपुलेशन का, उसमें जॉब के प्रति अनास्था, डिसहार्टन कंडीशन आ गई है। बड़ा मुश्किल काम, बहुत ही हम क्रिटिकल कंडीशन में है। Thus access to India's unemployment is to track the unemployment rate। इसलिए यदि सही मायने में अनएम्प्लॉयमेंट देखना है तो एम्प्लॉयमेंट रेट देखो भाई। एम्प्लॉयमेंट रेट इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल एज अ परसेंटेज ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन। ये देखो तो हमें पता चलेगा कि कितनी बुरी तरह से इंडिया की लग चुकी है। तो आपका एग्जाम आ चुका है, सो डोंट यूज द सेकंड थॉट, डोंट पैनिक विद द गूगली क्वेश्चंस, डोंट बी ओवर एंड अंडर कॉन्फिडेंट। ये 3 गोल्डन प्रिंसिपल के साथ आपको ऑल द बेस्ट।